हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार वंस अगेन आपके साथ जुड़ चुका हूँ पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आंसर की सीरीज लेके। चैप्टर नंबर 6 कंपनीज एट को हम डिस्कस कर रहे हैं। 21 मार्क्स का ये चैप्टर है दोस्तों। और अब हम जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं, हमने जून 2024 अटेम्प्ट के पहले जो 3 मॉक टेस्ट हुए थे, न्यू सिलेबस न्यू पैटर्न, 100 मार्क्स का लॉ पूछा जा रहा है, उससे पहले 60 लॉ 40 बीसीआर पैटर्न हुआ करता था। अब क्योंकि न्यू सिलेबस का पहला एग्जाम होने वाला तो जून 2024 में, अब आगे कोई भी दे दो यार, जनवरी 2025 दो, जून 2025 दो, या नवंबर या दिसंबर 25 दो। लेकिन सुनिए दोस्तों, आप लोगों को ये प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन है, आप कितना भी अच्छा पढ़ लो। बहुत बच्चों को लगता है कि सर हमारा कंपनीज में बहुत कंट्रोल है कंपनी एक्ट पे, लेकिन जब क्वेश्चन आ रहे हैं तो समझ में आ रहा नहीं, ऐसे भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा पासिंग और अच्छा स्कोर करने का जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं करके। दोस्तों, पहले 3 मॉक टेस्ट पेपर हमने किए, और वो 3 मॉक टेस्ट पेपर होने के बाद जून का पहला एग्जाम जो आया मेन, उसमें भी वो ट्रेंड बरकरार रहा। क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी है, 1 बी में 7 मार्क्स का एक सवाल पूछा गया ऑन द बेसिस ऑफ जो क्लासेस ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएटेड। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, आप सुनिए, आपको मजा आ जाएगा। और आप लोग जो एक तरीका है पढ़ने का कि आप सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हो, ऐसा नहीं चलेगा बेटा। और जिन बच्चों ने 3 मॉक टेस्ट सॉल्व किए ना, उन्हें ये क्वेश्चन आराम से आ जाता। उसके बाद क्वेश्चन 2 बी में एक सवाल पूछा गया मेन पेपर में, ओपीसी पे 7 मार्क्स का, 1 पर्सन कंपनी। और ट्रस्ट मी दोस्तों, अगर आपने मेरे तीनों वीडियो देखे जो मॉक टेस्ट पेपर, तो आपको पता चलेगा कि वो मॉक टेस्ट से ही आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद 3 बी में पहला क्वेश्चन था गवर्नमेंट कंपनी, 4 मार्क्स का, ये भी मॉक टेस्ट में पूछा गया सवाल था इस कंसेप्ट पे। और 3B2 में परपेचुअल सक्सेशन इंट्रो में पूछा था, 3 मार्क्स का। तो 7 7 और 7 21 मार्क्स का आपका ये मेन पेपर है। इसके बाद सितंबर 2024 फिर आने वाला पेपर है जनवरी 2025। उस पे आपको कैसे डील करना आपको समझ में आ जाएगा। चलो दोस्तों, बिना समय गवाए हम लोग पहले क्वेश्चंस पे जाते हैं। और ये रहा जून 2024 अटेम्प्ट का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, है ना। बच्चों को क्वेश्चन समझते ही पहले दिक्कत हो जाती है, समझता नहीं, जानबूझ के ऐसे लैंग्वेज को यूज करते, ऐसे कंपनी का नाम देते कि बच्चों को उलझन रहे। लेकिन बिल्कुल मत डरिए, देखिए। अ कंपनी, देखें, अ कंपनी एबीसी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2023 हैड पेड अप कैपिटल और रुपीज 1 लाख। 1 लाख रुपए का पेड अप कैपिटल था एक कंपनी का, जिसने 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए थे 10 रुपए के हिसाब से। In June 2023, ABC Limited had issued additional 10,000 equity share of 10 each, which was fully subscribed. तो देखिए, जरा समझिए, ये जो एबीसी कंपनी है, पहले इसने 10,000 शेयर ऑलरेडी इशू किए थे, बाद में एडिशनल 10,000 शेयर इशू किए, तो टोटल इसका इक्विटी शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स की बात करूं तो कितने हजार शेयर हो गया था बेटा? 20,000। अब हुआ क्या, एक कंपनी है जो XYZ है, देखो, 5,000 these shares were issued to XYZ Private Limited company. XYZ is holding company of PQR Private Limited by having control on composition of board of director. अब इस लाइन का ना यहाँ पे अचानक से बीच में 2 कंपनी के नाम आ गए। XYZ तक तो ठीक था कि ये XYZ जो कंपनी है, ये क्या कर रही है, इस कंपनी ने इस एबीसी में कितने शेयर होल्ड किए भाई? 5,000 शेयर होल्ड किए। यहां तक तो लाइन समझ में आया। लेकिन आगे जाके क्या बोला कि ये XYZ ना होल्डिंग कंपनी है। किसका होल्डिंग कंपनी है? पीक्यूआर का। अच्छा, क्यों होल्डिंग कंपनी? क्योंकि XYZ पीक्यूआर के जो भी डायरेक्टर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उन्हें अपॉइंट करना, रिमूव करना, तो कंपोजिशन ये मैनेज कर रहा है करके। समझ में आई? ये लैंग्वेज वापस एक बार पढ़े बेटा, ये मेन पेपर का लैंग्वेज है। और इसके बाद आप सॉल्व करोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि कैसे इंटरप्रेट करना है। देखो, XYZ ये होल्डिंग कंपनी है पीक्यूआर की। हमारा कंपनी का क्या चल रहा था बेटा? एबीसी। ठीक है। और क्यों होल्डिंग बोल रहे हैं XYZ को? क्योंकि वो मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मैनेज करे, तो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देख रही करके। ये समझा? यस। आगे अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, देखो। नाउ पीक्यूआर, क्वेश्चन कंपनी को भूलने का नहीं, बच्चों को बहुत बुरी आदत होती है, समझते नहीं एबीसी पीक्यूआर XYZ क्या चल रहा है। समझिए, पीक्यूआर मतलब वो कंपनी जो सब्सिडियरी थी। नाउ पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड क्लेम्स स्टेटस ऑफ बीइंग सब्सिडियरी ऑफ एबीसी, बीइंग सब्सिडियरी कंपनी ऑफ इट्स सब्सिडियरी, क्योंकि XYZ उसका होल्डिंग था करके, XYZ प्राइवेट लिमिटेड एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ क्लेम ऑफ पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड। स्टेट, और आगे जाके कहा है कि बताइए, स्टेट the relationship if any between ABC Limited and XYZ Private Limited as per the provision of बेटा Companies Act 2013। अब बहुत बच्चों को यहीं पे ये प्रॉब्लम नहीं समझा कि लैंग्वेज क्या कहना चाहता है। इसका ये कहना है, पीक्यूआर का कहना है कि भाई देखो, मेरा होल्डिंग कंपनी क्या है? XYZ। और इसको लगा कि इसने एबीसी के शेयर खरीदे ना, तो ये एबीसी का भी होल्डिंग कंपनी हो गया, तो ये सब्सिडरी है XYZ का। अब XYZ एबीसी का होल्डिंग कंपनी है। तो पीक्यूआर बोल रहा है कि मैं
एबीसी भी मेरा ही एक पार्ट है, या मेरी तरह ही मैं इसका भी सब्सिडियरी, ऐसा बोला जाएगा। यहाँ पे बच्चों को फुल क्योस क्रिएट हो गया, बोला क्या, और बच्चा बोलेगा साला ये तो बहुत 7 मार्क्स का सवाल है, अभी तो बाउंसर जा रहा है। बेटा एकदम एकदम सॉर्टेड था, तुम्हें जो चीजें समझी वो लिखो। पहले एक बात बताओ, मुझे बताओ कि ये जो एबीसी थे, एबीसी सुनो, मैं आपको जो स्ट्रक्चर बता रहा हूँ वो देखो, आंसर तो पढ़ेंगे। एबीसी ने पहले कितने शेयर्स थे ऑलरेडी, 10। फिर बाद में कितने एडिशनल इशू किए, 10,000, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर 10,000 थे, तो टोटल इसने 20,000 शेयर इशू किए। अब इस 20,000 में से जो एक्स वाई जेड है, इसने कितने शेयर खरीदे, 5,000। अब मुझे बताओ, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 हम लोगों को होल्डिंग और सब्सिडरी का जो रिलेशन हम पढ़ते हैं, तो उसमें पहला तो है कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर। तो एक्स वाई जेड का ऐसे कुछ कहा ही नहीं कि एबीसी में कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर है, लेकिन दूसरा कंडीशन था कि मोर देन 1/2 शेयर होल्ड करने चाहिए, मोर देन 1/2। अब मोर देन 1/2 तो 10,000 से ज्यादा होते हैं भाई, और इसने सिर्फ 5,000 शेयर होल्ड किए हैं। तो 5,000 शेयर होल्ड करने के बाद क्या ये एबीसी और एक्स वाई जेड में होल्डिंग एंड सब्सिडरी का रिलेशन आएगा क्या, आंसर इज नो। तो अगर इन दोनों में होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन नहीं है, तो एक्स वाई जेड की जो सब्सिडरी कंपनी है पीक्यूआर, ये भी एबीसी का कोई भी तरीके से सब्सिडरी मानी जाएगी नहीं। तो अभी समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी? इसके लिए देखो, ये तो रिवीजन वाला लेक्चर, मेन सेशन मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है कि ये कहना क्या था पीक्यूआर का। पीक्यूआर एक्स वाई जेड, ये क्या बोल रहा है पीक्यूआर, पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड क्लेम द स्टेटस ऑफ बीइंग सब्सिडरी ऑफ एबीसी लिमिटेड। वो बोल रहा था कि मैं तो एबीसी का भी सब्सिडरी हूं, क्यों, क्योंकि मेरा होल्डिंग कंपनी एक्स वाई जेड है। और पीक्यूआर को लग रहा था एक्स वाई जेड किसका होल्डिंग है, इसका भी, क्या बोलते हैं, एबीसी का भी। लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, वो होल्डिंग होल्डिंग है ही नहीं, तो इसीलिए ये जो कहना है, ठीक है, ए बी सी और एक्स वाई जेड, उन्होंने कहा कि बताइए फिर एबीसी और एक्स वाई जेड का रिलेशन क्या है। पहले तो पीक्यूआर का कंटेंशन गलत है, अभी रिलेशन क्या है पता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल दूसरा पॉइंट आ रहा है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 6, नहीं याद आया तो छोड़ देना बेटा। कंपनी क्या था, एसोसिएट कंपनी, याद आ रहा है, एसोसिएट कंपनी। कौन सा कंपनी आ रहा है बेटा, एसोसिएट कंपनी। और एसोसिएट कंपनी में हम लोग क्या देखते हैं कि 20% और मोर शेयर अगर दूसरे कंपनी में है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एसोसिएट। तो फिर ये जो एबीसी और पीक्यूआर में है ना, देखो कितना परसेंट, 20% हो जाएगा कि नहीं, 25% हो जाएगा, ठीक है। तो ये मोर देन 20% शेयर होल्ड कर रहा है एबीसी में, इसीलिए एक्स वाई जेड और एबीसी का क्या रिलेशन है, तो ये दोनों एसोसिएट कंपनी। कौन सा कंपनी बेटा, एसोसिएट कंपनी, ठीक है। अब चलो, ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। अब डिटेल में जाके हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे आईसीआई ने सजेस्टेड आंसर में क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से ये आगे चीज बढ़ रही है। पे अटेंशन, देखिए सजेस्टेड आंसर ये रहा। प्रोविजन हमने लिखी है सेक्शन 246, भले ये नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, अपने सेक्शन अगर नहीं याद आ रहा है तो प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट लिखिएगा। क्या बेटा, होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी मीन्स कंपनी ऑफ विच सच अ कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। ये नहीं आया तो भाई 287 लिखना, सब्सिडरी कंपनी का। किस कंपनी को सब्सिडरी कंपनी कहा जाएगा, जिस कंपनी में कोई होल्डिंग कंपनी कंट्रोल कर रही है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये हम पिछले जो एमटीपी सॉल्व किए हैं उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो थोड़ा क्विकली यहाँ पे जाएंगे। तो पहला तो तुम्हें याद कर लो। दूसरा, या एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर का बेटा, either ऑफ इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडरी कंपनी। तो मेन रेगुलर में मैंने बताया था कि 1/2 से ज्यादा, मतलब मोर देन 50% शेयर होने चाहिए, तो आप होल्डिंग और कंपनी माने जाओगे किसी दूसरे के, है ना। तो अब इन द इंस्टेंट केस, ये कुछ लैंग्वेज है जो आपको ध्यान देना है बेटा। इन द अबो केस बोलते हो, तो अगर लिखना चाहो तो इन द इंस्टेंट केस वर्ड यूज करना चालू करो, तो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा तुम्हारे आंसर राइटिंग में। ऑन 31 मार्च 2023 एबीसी लिमिटेड का पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख रुपया था। जून 2023 में एबीसी लिमिटेड ने एडिशनल 1 लाख शेयर, सॉरी 10,000 शेयर इशू किए, ठीक है। तो 10 ईच के हिसाब से 1 लाख, तो पहले भी कितने थे, 10,000 शेयर थे, और एडिशनल नंबर ऑफ शेयर 10,000 इशू किए 10 रुपए के हिसाब से, विच वॉज फुल्ली सब्सक्राइब। अब ये क्या है बेटा, फैक्ट ऑफ द केस है। ऊपर तो प्रोविजन लिख दिया, अब ये क्या है, फैक्ट बता रहे, जो ऊपर लिखा था वही वापस लिख रहे कि ऐसा ऐसा था। पोस्ट इशू द टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ एबीसी लिमिटेड 2 लाख। 2 लाख कैसे हो गया भाई, 20,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से 2 लाख, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ शेयर कितने थे, 20,000। आउट ऑफ दिस, ये 20,000 शेयर्स में से 2 लाख के जो 10 रुपए के हिसाब से 20,000 शेयर, तो उन 20,000 में से आउट ऑफ दिस 5,000 शेयर इशूड टू एक्सवाइजेड प्राइवेट लिमिटेड। सिंस एक्सवाइजेड प्राइवेट लिमिटेड होल्ड ओनली 25% शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड, तो 20,000 का 5,000 कितना होता है, 25% शेयर होता है। It does not control more than 1/2 of total voting power of ABC Limited, and hence
XYZ Private Limited cannot be considered as a subsidiary company of ABC Limited in terms of second criteria stated above that controlling voting power. कितना सिंपल लैंग्वेज है और ये ICAI का सजेस्टेड आंसर है. फैक्ट ऑफ द केस में आप लिखिए, लेकिन उसके लिए आपको पहले प्रोविजंस पता होनी चाहिए कि सर, और ये इसलिए अच्छे से पढ़िए, क्लासेस ऑफ कंपनी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है बेटा. समझ में आ रहा है? तो आपने पहले तो ये बता दिया कि इसमें होल्डिंग और सब्सिडियरी का रिलेशन नहीं हो सकता भाई, है ना, क्योंकि मोर देन वन हाफ शेयर चाहिए वोटिंग पावर के, और इतने तो है नहीं, सिर्फ 25% है. तो आगे देखिए, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, अभी जो XYZ की बात करें बेटा, ABC और XYZ हो गया खत्म. XYZ प्राइवेट लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है PQR प्राइवेट लिमिटेड की, बिकॉज हैविंग कंट्रोल ओवर द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. तो ये तो फैक्ट ऑफ द केस की बात होगी, क्वेश्चन में दिया था. But since XYZ Private Limited cannot be termed as subsidiary of ABC Limited, so PQR Private Limited cannot claim the status of subsidiary of ABC Limited in first criteria, that controlling of composition of director. तो सिंपल की बात है, अगर सिंपल सी बात है, इन दोनों में मतलब ABC और XYZ में ही अगर सब्सिडियरी और होल्डिंग का कोई रिलेशन नहीं, तो PQR इसमें उड़ी मारेगा नहीं. तो ऐसे नहीं हो सकता, अपने लैंग्वेज में लिखा तो भी चलेगा. तो पहले दो पैराग्राफ समझे बेटा. पहले दो पैराग्राफ में तो यही बताया कि भाई ये चीज जो PQR का कहना है वो सब्सिडियरी है ABC का, तो ऐसा होगा नहीं. आगे तो है क्या. नेक्स्ट क्वेश्चन ICAI ने पूछा था कि बताओ भाई, 7 मार्क्स का सवाल हम पूछ रहे हैं, तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर व्हाट स्टेट द रिलेशन बिटवीन ABC एंड XYZ. तो ABC और XYZ में कौन सा रिलेशन होगा. तो उन्होंने आंसर में लिखा है, अगर सेक्शन याद रहा तो ठीक बेटा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल. 2 मार्क्स का MTP में सवाल था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मॉक टेस्ट पेपर. ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 एसोसिएटेड कंपनी की बात की है. और एसोसिएटेड कंपनी क्या होती है बेटा, उनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या, यहां पे उन्होंने दिया है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, या कंट्रोल ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन बिजनेस डिसीजन अंडर एग्रीमेंट. तो ये बेसिक वर्ड याद रखना कि किसी भी कंपनी ने किसी दूसरे कंपनी में 20% या उससे ज्यादा शेयर खरीदे तो उसे सिग्निफिकेंट कंट्रोल माना जाएगा. और उन दोनों कंपनी का रिलेशन होल्डिंग सब्सिडियरी तो नहीं रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, एसोसिएट्स कंपनी माना जाएगा. तो इन द टर्म्स ऑफ अबोव प्रोविजन, द रिलेशन बिटवीन ABC Limited and XYZ Private Limited can be associated company. तो associated company होगा, since XYZ Private Limited hold more than 20% voting power in ABC Limited, it can be considered as associated company of ABC Limited. देखो कितना सिंपल था. लेकिन तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे, बच्चे क्या एक्सपेक्ट कर रहे कि सर जैसे हमने पढ़ा था ना वैसा हमको 12वीं जैसा रट्टा आना चाहिए. नहीं राजा, यहाँ पे तुझे समझा है तो समझ को तुझे बाहर भी लाना. एग्जाम में पैनिक नहीं होने का. यहाँ पे इस मेन क्वेश्चन में मैं एक ही देखूंगा साइकोलॉजी क्या चेक किया गया कि क्वेश्चन में ना ABC पूछा, XYZ पूछा और PQR भी पूछा, और ये 2-3 कंपनी डाल के होल्डिंग को सब्सिडी का पूरा रिलेशन, मतलब उलझन क्रिएट कर दिया बच्चे के दिमाग, जबकि आंसर एकदम सिंपल था. तुम्हारे बेसिक्स पे सटीक रहो, आंसर बराबर आएंगे. क्या ये वाला चीज समझा बेटा. एवरीबॉडी मेन पेपर को डिस्कस करे, लेकिन इससे पहले हमने 3 मॉक टेस्ट के लेक्चर किए हैं, और लेक्चर वाइज में जा रहा हूं, और चैप्टर वाइज कंपाइलेशन है ना, तो जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस 21 मार्क्स का आएगा, और आना ही चाहिए. और हम क्लासेस ऑफ कंपनी को ही बार बार देख रहे हैं. ठीक है, चलो क्विकली अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों. दूसरा सवाल था मेन पेपर में, क्या था सर, ओपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन था. और बेटा मॉक टेस्ट पहले जो 3 मॉक टेस्ट हुए उस एमटीपी से रिलेटेड क्वेश्चन था, बट वहां पे डायरेक्टली उन्होंने पूछ लिया था कि बताइए ओपीसी के लिए क्या क्या प्रोविजन होगी. यहां पे उन्होंने क्वेश्चन बनाया कि देखो केस स्टडी जैसा बनाया, बट डायरेक्ट ही क्वेश्चन था कि राम वांट टू इनकॉर्पोरेट कंपनी इन विच ही विल बी ओनली मेंबर. अब यहां पे आपको समझो कि अगर वो अकेला बंदा, खुद एक ही बंदा अगर वो मेंबर बनना चाहता है, तो ये कौन सा कंपनी रहेगा बेटा, ओपीसी, 1% कंपनी रहेगा. According to provision of Companies Act 2013, what type of company can be incorporated? तो बच्चों को समझना चाहिए था. यहाँ पे डायरेक्टली ओपीसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने बोला बताइए कौन सा कंपनी बनेगा, है ना. सेक्शन 8 कंपनी बन जाएगा, डोरमेंट कंपनी, बहुत सारे टाइप्स आपने पढ़े हुए. तो उसमें से आप समझिए कि अगर ये अकेला बंदा है, ठीक है, ओनली मेंबर की बात चल रही है, इसीलिए व्हाट टाइप, तो ओपीसी. एंड व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपनी. तो कितना शान है देखो ऐसे, उन्होंने डायरेक्टली ओपीसी वर्ड यूज नहीं किया. मेरे लिए बहुत सिंपल है बेटा, अपन एनालिसिस कर रहे, बता रहे, मैं इतने टाइम से पढ़ा रहा हूं, तुम तो पहली बार पढ़ के जा रहे हो वहां पे, और वहां पे तुम एक्सपेक्ट करके गए कि सीधा ओपीसी पूछते, फीचर हमने लर्न किए थे, बट ये क्या हो गया भाई, ये समझ गया आपको, यस और नो, ओनली 1 मेंबर, तो ओपीसी और उसके फीचर्स बताइए. दोस्तों यहाँ पे आपने आंसर लिखना चालू किया, सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 याद रहे तो ठीक, नहीं तो एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन 1% कंपनी इज अ कंपनी विच इज ओनली इन कंपनी विच हैज ओनली 1% एज अ मेंबर. तो ठीक है, ये वाली बात. तो राम वांट टू इनकॉर्पोरेट कंपनी in which he will be only member, hence he can
इनकॉर्पोरेट एज क्या बेटा, ओपीसी 1% कंपनी। और इसके प्रोविजन क्या है, एमटीपी का लेक्चर देखा तो वहां पे डिटेल में डिस्कस किया। अब थोड़ा क्विकली मैं आपको बताऊंगा बेटा, ओपीसी के साइलेंट फीचर क्या क्या है बेटा। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 1% होता है मेंबर, मिनिमम पेड अप कैपिटल का कोई लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है। द मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी शैल इंडिकेट नेम ऑफ अदर पर्सन इन केस ऑफ, जो मेन सब्सक्राइबर है मतलब नॉमिनी की बात करें, वो अगर डेथ हो गया या वो इनकैपेसिटी में क्यों काम कर पाए तो उसके जगह पे दूसरा पर्सन काम करे, तो मेमोरेंडम में उसका नाम लिखिए अदर पर्सन का। वो पर्सन से क्या कीजिए सर, रिटर्न में कंसेंट लीजिए, प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब, जिसको आपने नॉमिनी बनाया है। अगर आप चाहो, मतलब वो बंदा चाहे नॉमिनी, तो वो क्या कर सकता है, उसका जो कंसेंट है वो विड्रॉ कर सकता है जिसे आपने नॉमिनी बनाया। अगर आप खुद चाहो तो उसे राइटिंग में नोटिस देके उससे निकाल सकते हो। और कोई भी प्रकार का ये जो नॉमिनी का नाम बदलना है, ये नाम बदलने को क्या अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम कहा जाता है क्या? एमटीपी जिन्होंने देखा है उनको तो अब ये तुरंत रिकॉल हो रहा होगा, नहीं सर। सच अ चेंज इन नेम ऑफ पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, इसे मेमोरेंडम में अल्टरेशन नहीं माना जाता। ठीक है, कौन व्यक्ति ओपीसी का मेंबर बनेगा या नॉमिनी बनेगा? ओनली नेचुरल पर्सन। तो बॉडी कॉर्पोरेट वगैरह ओपीसी नहीं बना सकते, ओनली क्या बेटा, नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन या रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, इंडियन सिटीजन। अदरवाइज उसने भारत में कितने दिन से कम नहीं रहना चाहिए, 120 दिन से कम नहीं, मतलब 120 दिन या उससे ज्यादा भारत में रहना चाहिए, तो उससे हम लोग ओपीसी का मेंबर बनाएंगे, ओपीसी का नॉमिनी बनाएंगे करके शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी एंड नॉमिनी हो सकता है। तो नॉमिनी और ओपीसी के लिए दोनों ये मेंबर्स के लिए दोनों ये प्रोविजन थे कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, और नहीं तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट कितना 120 दिन या उससे ज्यादा रहा होना चाहिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ओके, नो पर्सन, ये भी हमने पढ़ा था कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा ओपीसी में ना तो मेंबर बनेगा ना ही तो क्या बेटा वो नॉमिनी बन सकता है। तो ठीक है, ये भी रिवीजन हो गया। माइनर कभी भी नॉमिनी या मेंबर नहीं बन सकता, बेनिफिट के लिए हो या कुछ भी हो, ओनली बेनिफिट के लिए भी वो रहेगा नहीं, कोई विषय नहीं आता करके। सच ए कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड, ये पॉइंट देखो, ये एमटीपी में पूछा था, क्या पूछा था ना मॉक टेस्ट पेपर में, आई थिंक तो थर्ड मॉक टेस्ट में ही था, एक बार देखिए हो तीनों लेक्चर। क्या ये कंपनी कन्वर्ट होगी क्या सेक्शन 8 कंपनी में? तो आपने बोला था नहीं, तो ये फ्यूचर में लिख लीजिए कि ऐसी कंपनी shall not be incorporated or converted into क्या बेटा, सेक्शन 8 कंपनी, दो इट मे बी कन्वर्टेड इन प्राइवेट और पब्लिक कंपनी इन सर्टेन केसेस। तो यही एमटीपी का सवाल था, तो जिन बच्चों ने वो किया रहेगा ये पॉइंट भी लिखते आ गया सर। ओके, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी वो नहीं करेंगे करके, ठीक है। और अगर कोई भी ओपीसी ने कोई भी ऑफेंड किया, कोई भी प्रोविजन को तोड़ा, कॉन्ट्रावेन किया, तो उसका पनिशमेंट है 10,000 तक, और वो फाइन एक्सटेंड हो सकता है, सॉरी 10,000 तक, और उसका फाइन एक्सटेंड हो सकता है 1,000 रुपीज एवरी डे। तो ये याद रखना, अगर कोई अगला पेपर आएगा वहां पे ओपीसी से फाइन से रिलेटेड पूछ ले तो रिविजन करो, ये फाइन एंड पेनल्टी है कि ओपीसी अगर कोई भी प्रोविजन को कॉन्ट्रावेन करेगा, तोड़ेगा, तो उसका फाइन क्या बेटा, 10,000 रुपीज, और वो फिर भी उसने कुछ कंप्लीट नहीं किया तो वो एक्सटेंड हो सकता है 1,000 रुपीज एवरी डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच सच कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यू। ठीक है, हियर द मेंबर कैन बी सोल मेंबर कम डायरेक्टर, वो अपना एक मेंबर भी होता है और अपने आप में डायरेक्टर भी होता है। और ये कितने मार्क्स का सवाल था दोस्तों, 7 मार्क्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन था जून पेपर का। अब मुझे बताइए, पेपर तो डिफिकल्ट नहीं था, फिर बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि वो पढ़ रहे, सब पढ़ रहे, बट ऐसे पढ़ रहे कि सर क्या बताओ। इसलिए प्रीवियस एग्जाम सॉल्व कीजिए, और अब दोस्तों आप जितना अच्छे से करोगे, शांति से इस चीज को समझोगे, उतना आपका फायदा है। से अपने सारे दोस्तों तक ये चीज भेज दीजिए। चौथा लेक्चर, ये चौथा फोर्थ वन, 3 एमटीपी जून का पेपर, अब 2 एमटीपी सितंबर का, फिर सितंबर का पेपर, ठीक है। और फिर जैन वालों के लिए मजा, और आगे ये एक सीरीज कंटिन्यू रहेगा। और चैप्टर वाइज कर रहे हो तो 21 मार्क का गारंटी ले लो, फिर आप पार्टनरशिप कीजिए, फिर आप सोगा कीजिए, 60 तो ये हो रहे हैं। ठीक है, एनीवेज सर 7 और 7 14 मार्क्स हमारे हो चुके हैं। अब हम आगे जाएंगे जून में। क्या क्वेश्चन था, अब आपको देख के लग रहा होगा सर कितना अच्छा पेपर है। ये देख के तो हमें लग रहा है कि हम सीए में, लॉ में अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं बेटा। देख के लगना अच्छी बात है और वहां पे जाके करना अलग बात है। तो आप इसलिए अच्छे से समझो, और जो गलतियां इस पेपर में हो सकती थी उसके अपने पेपर में अवॉइड करना। गवर्नमेंट कंपनी, बहुत भारी सुपर सुंदर क्वेश्चन है बेटा, एकदम मस्त मक्खन क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने किया नहीं होगा, ऊपर से ऊपर देखेगा, उसकी तो लग जाएगी, भले पढ़ के गया होगा तो भी। देखिए जरा ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। XYZ इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है भाई, इस सेक्शन में ये रजिस्टर्ड कंपनी। पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी हेल्ड बाय ऑदर एज ऑन 31 मार्च 2024। किन किन लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था? पेड अप शेयर कैपिटल में कितना हिस्सा है देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 20% होल्ड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 8%, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु 10% है।
उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, 10% है, और एबीसी लिमिटेड ओन बाय गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट ओन कर रही है 15%। और मैं आपको बताऊं बेटा, इधर पूरा जो कंफ्यूजन था वो इसी पॉइंट से लेके था। मैं आपको सीधा हिंट बता रहा हूं, क्योंकि तुम्हें पता है गवर्नमेंट कंपनी के अब तक तुमने 245 पढ़ के रखा है सर, कि जिस कंपनी में या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स, एक या दो रहा तो भी चलेगा, या पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट, सब मिला के अगर 51% से ज्यादा, 51% और मोर अगर शेयर होल्ड कर दो, उसे गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है, नहीं तो नहीं। अब इस कंपनी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का 20%, तमिलनाडु गवर्नमेंट का 10%, राजस्थान गवर्नमेंट का 10%, तो ये कितना होता है बेटा 40%। तो अपने क्राइटेरिया से मैच नहीं होता तो इसे गवर्नमेंट कंपनी कहा जाएगा क्या? आंसर इज नो, यही आंसर एक्चुअली। लेकिन बच्चा क्या कंफ्यूजन लगाता है कि भाई पहली बार पेपर दे रहा है, एबीसी लिमिटेड 15% और ओन बाय गवर्नमेंट कंपनी है, तो ये 15 ऐड कर दूं तो 55 होता है, क्राइटेरिया सेट, अब क्या करूं? बेटा ऐसे उलझन में मत जाओ, ये क्वेश्चन बहुत हेल्प करने वाला है आपका, समझा? इसको कंसिडर ही नहीं करना था, 40% ही लेना था। देखो बेटा, पहले तो आप क्या बोलोगे, प्रोविजन बताओगे कि एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अगर आपको नहीं सेक्शन आ रहा है तो प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट लिखिए। गवर्नमेंट कंपनी मतलब कंपनी जिसमें नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड करता है। एटलीस्ट 51% किसने हेल्ड करना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट्स, एक या दो गवर्नमेंट मिलके भी रहे तो भी हम कर सकते हैं, उसे दोनों को काउंट करना है, या पार्टली बाय सेंट्रल और पार्टली बाय क्या बेटा स्टेट, उससे हम लोग क्या कहेंगे? गवर्नमेंट कंपनी। लेकिन इन द इंस्टेंट केस, ऐसा का देखने का तरीका देखो, केस स्टडी में अपोज की जगह ये वर्ड यूज करो, इन द इंस्टेंट केस टोटल गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग इज 40%। कैसे भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट का 20 था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 10% तमिलनाडु गवर्नमेंट का था, और 10% राजस्थान गवर्नमेंट का था। कितना हो गया? 40%। तो होल्डिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 8% और एबीसी लिमिटेड 15%, भले इसमें गवर्नमेंट कंपनी है, कोई लेना देना नहीं, ये 23% है, वो हम काउंटिंग में लेंगे नहीं, कैन नॉट बी टेकन इन अकाउंट वाइल काउंटिंग प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ 51%। तो याद रखना, भले कोई गवर्नमेंट कंपनी भी है, उसका तुम शेयर लोगे नहीं, आपको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट देखना है। बाकी ऐसे कभी बोला ही नहीं कि गवर्नमेंट कंपनी रहा तो उसको गवर्नमेंट मिलेंगे, नहीं। समझ रहा है क्या? यस। Since the total of shareholding held by central government and state government combined is 40%, which is less than कितना बेटा? 51%. Hence, XYZ Limited does not qualify to government company under the provision of Canada Companies Act 2013. That's all done. इसीलिए उसे यहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे नहीं, ना ना ना। समझ रहा है क्या बेटा? यस और नो, हाँ या ना, बोलो फटाफट से यस सर करके। और लास्ट दोस्तों 3 मार्क्स का एक छोटा सा हल्का फुल्का सा क्वेश्चन था, ओके। और जून 2024 का पेपर कंपनीज एक्ट जो अच्छे से करके रहेगा, 21 मार्क्स तो खत्म हो गए सर। कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से तो मैं बोलता हूँ करते ही हम लोग, हमको आ ही जाते हो, हम रोज उसमें पढ़ रहे हैं, और कितना ही पढ़ा तो भी उसमें ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो आप ये छोटे छोटे चैप्टर पे कॉन्फिडेंस बना के जाइए, ठीक है। M&N होल्डिंग 70 एंड 30% शेयर्स इन कंपनी, ये दोनों लोग 70-30 अपने अपने हिसाब से, दो लोग थे, दो मेंबर्स थे, इतना होल्ड था उनका, ए का 30 और एम का 30 और एन का एम का 70 और एन का 30। बोथ डाइड इन एक्सीडेंट, दोनों मर गए। आंसर द रेफरेंस विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, व्हाट विल बी लीगल इफेक्ट ऑन कंपनी एज बोथ मेंबर हैव डाइड। जिन्होंने कंपनी बनाया वही मर गए, बोले अब क्या होगा बताओ। 3 मार्क्स का सवाल था, एकदम सिंपल है। एज पर दिस फीचर्स, क्या बेटा कौन सा? वन ऑफ द फीचर ऑफ कंपनीज परपेचुअल सक्सेशन, एक इंपॉर्टेंट फीचर है बोले कंपनी का, परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर रहे या ना रहे कंपनी चलती रहेगी। ये भी एमटीपी में कवर था पिछले। मेंबर में डाई और चेंज बट कंपनी गोज ऑन टिल बाउंड अप ऑन द क्या बेटा ग्राउंड स्पेसिफाई ऑन द कंपनीज एक्ट 2013। जैसे अभी श्री रतन टाटा जी हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन टाटा कंपनी चल रही, तो मेंबर्स में कम और डाई, लेकिन कंपनी चलते रहेगी। कौन से फीचर के हिसाब से? परपेचुअल सक्सेशन, ये याद आना चाहिए हमें। द शेयर्स ऑफ द कंपनी में चेंज hand indefinitely, but that does not affect the existence of company. Since company is artificial person created by law, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको किसके द्वारा क्रिएट किया गया बेटा? लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है। लॉ अलोन कैन ब्रिंग एन एंड टू इट्स लाइफ, इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ एंड क्या बेटा इंसॉल्वेंसी ऑफ द मेंबर। तो ना तो उससे मेंबर्स के रहने से और ना रहने से फर्क नहीं पड़ेगा, मेंबर के मरने से भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परपेचुअल सक्सेशन है, सिर्फ लॉ ही इसको जन्म दे सकता है और लॉ ही इसे मार सकता है करके। इन द अबो केस, इंस्टेंट केस, देखो ये वर्ड अब याद करना जब जब केस स्टडी आए तो। वन ऑफ द डेथ, ऑन द डेथ ऑफ एम और एन हु आर होल्डिंग 70 और 30% शेयर ऑफ कंपनी, द एक्जिस्टेंस ऑफ कंपनी इज नॉट अफेक्टेड सिंस द शेयर हेल्ड बाय एम एंड एन विल बी लीगली ट्रांसमिटेड टू द क्या बेटा लीगल हेयर, उनके लीगल हेयर के पास वो ट्रांसमिट हो जाएंगे करके। दैट्स ऑल, यहाँ पे तुम्हारा हो गया पूरा का पूरा मेन पेपर खत्म।
और भाई और बहनों, ये परपेचुअल सक्सेशन और ऐसे क्वेश्चन मेन पेपर में आते हैं। मुझे नहीं लगता कोई डिफिकल्ट था अगर आपने अच्छे से करा था, लेकिन बच्चे यहाँ पे सिली मिस्टेक्स करते हैं, डर जाते हैं। 7 मार्क्स का क्वेश्चन, होल्डिंग सब्सिडियरी का, पैनिक हो गए, छोड़ दिया। ओपीसी, अरे किया ही नहीं, छोड़ दिया। 7 और 7 14 तो यहीं पे गए। और ये गवर्नमेंट कंपनी, वो 15% ऐड कर दिया, लग गई। तो आप खुद से खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मत मारो, ठीक है। ये पेपर का सीरीज इसलिए अच्छे से देखो और अपने सारे दोस्तों तक सोशल मीडिया पे शेयर करो, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, यहीं पे मैं रुकता हूँ। इसके बाद हम सितंबर 10 के 2 एमटीपी, सितंबर 10 का पेपर कंपनी एक्ट कंप्लीट कर लेंगे। 21 मार्क्स का हमारा एक एक बोलते ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और ऐसे ही आप लोग कीजिए। ये पीडीएफ कहाँ मिलेंगे? ऐप डाउनलोड कर लीजिए अपना, ठीक है। एकेसी, अमोल कास्तार्स एकेसी, अमोल कास्तार्स एकेसी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आप लोगों को वहां पे बेनिफिट मिलेगा। जिनका आईफोन है वो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, बताएंगे कैसे ऐप डाउनलोड करना। चलो, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।